Hello friends, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this video we will discuss about the periodic trains in periodic table for the properties like atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy and all that. But before starting that, I would like to say that if you are watching this channel first time, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notifications about our coming videos. Okay, we'll be doing all the topics related to class 9 to 12th chemistry in this on this channel. So please keep on checking for the notification of this channel for coming videos. So today we will discuss about periodic trains. सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा एक प्रीवियस वीडियो में हम टर्म डिस्कस कर चुके थे पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी वाज नथिंग बट द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल एंड दैट रिपीटिशन वाज ड्यू टू द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो एग्जाम्पल के साथ हमने समझा था, जैसे मैं बात करूँ हम बात करेंगे किसकी, लिथियम, उसके नीचे होता है सोडियम, पोटेशियम. तो लिथियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2s1 होता है, सोडियम में 3s1 होता था, पोटेशियम में 4s1 एंड ऑल दैट. तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर है. देखो सेम नहीं कह सकते क्योंकि एनर्जी लेवल तो अलग है ना. ये आपका सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, शेल अलग है बट सिमिलर है. कहने का मतलब हम इसको NS1 लिख सकते हैं. ड्यू टू दिस सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इन सभी को एक ग्रुप में रखा क्योंकि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सिमिलर है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, इसलिए हमने उन सबको एक ग्रुप में रखा था. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेन्स. पीरियोडिक ट्रेन्स का मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में किस तरह का वेरिएशन आता है जब हम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप जाते हैं या लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड जाते हैं, तो क्या होता है. तो सबसे पहले हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में होगा, एटॉमिक रेडियाई के बारे में. देखो वर्ड से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक रेडियाई का मतलब हुआ एटम की रेडियस. तो अगर एक एटम को मैं कंसिडर करूं तो ये तो उसका न्यूक्लियस होगा और ये मान लो उसकी लास्ट शेल है. तो न्यूक्लियस के सेंटर से इस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस एटम की रेडियस होगी. 3D में मैं अगर बात करूँ तो एक ये रेडियस की बात हुई, ठीक है, एटॉमिक रेडियस. बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. सबसे पहली बात तो एटम होता ही बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल होता है इन साइज. दूसरी बात, एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है. अकेला एक एटम आइसोलेट करके आप लेकर आओ उसको, फिर उसकी रेडियस मेजर करो, वो डिफ़िकल्ट है. तीसरी बात, ये जो शेल्स होते हैं इनकी कोई एक डिफाइंड बाउंड्री तो होती नहीं. जब भी कभी हम शेल्स की बात करते थे या हम एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक टर्म आपने सुना होगा, होता क्या है, द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. हम उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देते हैं कि भाई जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, जब हम इस एटम की बात करते हैं तो ये बाउंड्री एग्जैक्ट नहीं होती. हम कहते हैं इस एरिया में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा और हम उसको कह देते थे इलेक्ट्रॉन क्लाउड. द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो वेल डिफाइंड बाउंड्री होती ही नहीं. जब वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि यहाँ तक का डिस्टेंस है. ठीक है, तो एग्जैक्ट हम एटॉमिक रेडियस एक एटम की ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम इफेक्टिव रेडियस निकालते हैं, इफेक्टिव साइज निकालते हैं उसका. इफेक्टिव साइज का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव साइज का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एटम को बॉन्डेड स्टेट में लेंगे. बॉन्डेड स्टेट में भी साइज़ वेरी करता है, अलग अलग बात करेंगे अभी, इसलिए हम एटम की एक रेडियस को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते. तो सब इफेक्टिव साइज निकालेंगे. तो टाइप्स ऑफ रेडियस की बात करेंगे यहाँ पर. तो जैसे मान लो एक सबसे पहले आपके पास आती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियाई. अब ये क्या चीज़ हुई, दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे. कैसा बॉन्ड बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस का सेंटर निकालो. देखो अब यहाँ पे दो एटम अकाउंट हो रहे हैं. एटॉमिक रेडियस में हमने कहा था एक एटम को आइसोलेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे जब दो आ गए तो उससे तो ईजी हो गया हमारे लिए फाइंड आउट करना.
तो ये आपने क्या निकाला, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला और फिर उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। मान लो ये डिस्टेंस पूरा d है तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, d/2। अगर ये डिस्टेंस d है इस एटम के न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये आपने H और H का केस कंसिडर किया है, मुझे हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है, तो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जुड़ते हैं ना। तो आपने इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस निकाला और उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये जो रेडियस हमारे पास निकल कर आई, ये कौन सी होगी, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज द एटम्स वर बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। दूसरी बात मेटालिक रेडियस, बस वर्ड से ही समझ जाओगे आप इजीली। मेटालिक रेडियस का मतलब क्या होगा कि दो एटम होंगे मेटल के पास पास, जैसे मान लो ये भाई AFE है, ये Fe है, तो क्रिस्टल लैटिस में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं ना। तो ये मेटल के दो मेटालिक बॉन्ड भी तो होता है ना, मेटल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो करना वही है, दोनों के सेंटर से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये d है तो आपने रेडियस क्या करना है, d/2। ये दोनों मेटल के एटम होंगे और आपस में मेटालिक बॉन्ड बना रहे होंगे, तो फिर उस रेडियस को क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस। करना सभी में वही है, डिस्टेंस निकाल के हाफ कर देना। एक और चीज़, तीसरा आपके पास आएगा वॉन डेर वाल्स। कौन सा आएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियाई। वॉन डेर वाल्स रेडियाई किस चीज़ को कहेंगे, ये एक H2 मॉलिक्यूल था और ये एक H2 मॉलिक्यूल था, इन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकाला, मान लो ये हाफ है तो रेडियस हो जाएगी d/2। यानी कि यहाँ पर बात होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। भाई ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, देखो इसको और तरीके से बना देती हूँ, ये एक H2 का मॉलिक्यूल था, है ना, H2 मॉलिक्यूल, और ये एक और है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। जब हम यहाँ से हाफ करके निकाल रहे थे ये वाला, तो वो आ रहा था कोवेलेंट रेडियस। अगर हम इसका हाफ कर रहे थे तो ये तो हमारे पास क्या आ रही थी, कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन जब हमने क्या किया, इन दोनों का हाफ किया, मैं एक में ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस समझ जाना। चलो ये कोवेलेंट वाला हटाई देती हूँ, कोवेलेंट वाला वहाँ समझ आ ही गया होगा आपको। ठीक है, ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये एक H2 का मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का जब डिस्टेंस निकाल रहे हो, मान लो ये d, और यहाँ पर जब आपने रेडियस निकाली है d/2, तो ये रेडियस कौन सी होगी, वॉन डेर वाल्स। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, दे वर अट्रैक्टिंग ईच अदर फॉर टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कौन सा है उनके बीच में, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, तब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस। तो हमारे पास बहुत सारे तरह के अट्रैक्शंस होते हैं, डाइपोल होता है, डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो वॉन डेर वाल में क्या होता है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जैसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं खुद से ऐसा कहना चाहूँगी कि जैसा यूँ नहीं कहते हैं कि भाई हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहता है देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडी। तो ऐसे ही देखो ये H2 नॉन पोलर था, ये H2 नॉन पोलर था, कहने को तो जब आयंस है ही नहीं, डाइपोल है नहीं, तो अट्रैक्शन कैसे हुआ। लेकिन नॉन पोलर बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर जब हमने इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस निकाला d, और फिर उसका जब हाफ किया, तो ये रेडियस क्या कहेंगे, इसको वॉन डेर वाल्स रेडियस कहेंगे। ध्यान देना, मैंने नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल लिए, जैसे मान लो एक H2 और H2 लिया, और H और H जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे तो ये आपका कोवेलेंट रेडियस था। जब मेटल का केस कंसिडर किया तो ये मेटालिक रेडियस हुआ। एक और चीज़ 4th नंबर पे, जैसे मान लो अब इनर्ट नोबल गैस रेडियस भी होती है, वैसे तो नोबल रेडियस, वो उसमें हम फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो हीलियम के दोनों ले लिया आपने, कि ये भी आपके पास क्या है, मान लो हीलियम, और ये आपके पास क्या है, हीलियम। तो इनके सेंटर से इनके सेंटर का डिस्टेंस निकालोगे d, तो रेडियस क्या होगा, d/2। तो इनर्ट गैस रेडियस कह सकते हैं इसको, क्योंकि हीलियम क्या थी आपकी, एक इनर्ट गैस थी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इनर्ट गैस रेडियस। ठीक है, 4 हो गई। एक और चीज़ समझो, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में क्या है कि भाई आयन होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो सोडियम पॉजिटिव आयन है,
तो इसके सेंटर से लेकर के कितनी दूर तक इस चार्ज का इफेक्ट है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द एरिया इन विच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। भाई जितने दूर तक आप उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सको उतने एरिया तक उसका फील्ड है, इसका मतलब उसकी रेडियस होगी। तो जैसे मान लो ये सोडियम पॉजिटिव आयन है कोई, है ना, तो मान लो इतनी दूर तक इसका इफेक्ट शो हो पा रहा है, इससे बाहर मतलब इसका एक फील्ड होगा, उसकी जो रेडियस होगी हम उसको आयनिक रेडियस कह सकते हैं। आई थिंक टाइप्स ऑफ रेडियस आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक जो हमने अभी किया 5 रेडियस मैंने बताई है आपको। टाइप ऑफ रेडियाई में यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई एंड इनर्ट गैस रेडियस एंड आयनिक रेडियस। टाइम कितना हुआ, ठीक है, फिर बात करेंगे हम, ठीक है। अब बात एक बार फटाफट से कर लेते हैं ट्रेड की, यानी कि व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट देन व्हाट विल हैपन टू दी रेडियस। फटाफट से बात करते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आई थिंक टाइप्स समझ में आ गए होंगे आपको बहुत अच्छे से। अब एक बार बात करते हैं रेडियस का टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट वेरिएशन। क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं आता कि वेरिएशन एक्सप्लेन कर दो। आपको 5-6 एटम्स गिवन होंगे, कहेंगे इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन हमारे पास 2 चीज़ आएगी। एक केस आएगा अलोंग ग्रुप, ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा। और एक हमारे पास केस होगा अलोंग पीरियड, लेफ्ट टू राइट। दोनों समझाऊंगी 1 बाय 1। पहले बात करते हैं अलोंग का ग्रुप की। मैंने ग्रुप कंसिडर कर लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखा था तो क्या था, 1s2 2s1। सोडियम का आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम पोटेशियम का आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6, देखो पूरा मैं नहीं लिखती हूँ, एक काम करते हैं 3p6 4s1, बाहर वाला चेक करते हैं, 2s1 3s1 4s1, इसका लिखोगे तो आएगा 5s1। आपको नज़र आ रहा होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ns1। टॉप, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज एडिशन ऑफ अ न्यू शेल एट एवरी सक्सेसिव एलिमेंट। जहाँ पर जो लास्ट शेल है वो कौन सी है, सेकंड, आपको नज़र आ रहा है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब हर बार एक शेल ऐड होती जा रही है। पहले मान लो एक ही शेल थी, ठीक है, लिथियम में जैसे K शेल है और L है। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, अब ये न्यूक्लियस था जैसे मान लो, अगले वाले में क्या हुआ, 2 तो ऑलरेडी थी, सोडियम में एक और ऐड हो गई, ये KLM। अगले बार फिर क्या हुआ, ये मान लो न्यूक्लियस था KLM और N, अब की बार और एक और ऐड हो गई KLMN। कहने का मतलब हर बार एक शेल बढ़ती जा रही है, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल एट एवरी सक्सेसिव एलिमेंट। एक के बाद दूसरे पे जब आप जा रहे हो नेक्स्ट वाले पे, तो हर बार एक शेल क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। अगर हाइड्रोजन को भी मैं कंसिडर करूँ तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ 1s1 ही होता है, इनकी K होती है, तो K फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। डैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एटम की रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। दूसरा जो है आपका वो क्या रहेगा, सेकंड जो है वेरिएशन वो क्या है, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड यानी कि बात होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट की। प्लीज़ इसको राइट टू लेफ्ट कभी मत पढ़ना, क्योंकि उल्टा हो जाता है चीज़, अगर करो तो फिर कॉन्सेप्ट को भी रिवर्स कर देना। लेफ्ट टू राइट मैंने कंसिडर कर लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को कितना भी ले लो। लिथियम का क्या होता था 1s2 2s1, इसका क्या हुआ 1s2 2s2, 2 ही शेल है ना अभी।
इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p1, 2 शेल है। कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, 2 शेल है। देखो कितने का भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ तक पूरा पीछे तक, मैंने कार्बन तक ले लेती हूँ। 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, और इसके अंदर भी कितनी शेल है, 2 ही शेल है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें कितने हैं 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। या मैं बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। शेल इज सेम, 2 ही शेल है। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो आपने ध्यान दिया हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही था सभी में, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1, वैलेंस शेल सेम था, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे थे तो भाई साइज बढ़ रहा था, ठीक है। अब लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल तो सेम ही है, सभी में 2-2 शेल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियस ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन। और वो यहाँ पर क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव या ऐसे कह सकते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। प्रोटॉन्स भी तो बढ़ ही रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप कहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is increasing when we are going from left to right, and that is why atomic radius decreases। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, एंड दैट इज वाई जब आप इधर से इधर आ रहे हो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट इन साइज। फ्लोरीन हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एटम है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो जो सबसे राइट में ऊपर टॉप पे प्रेजेंट होगा फ्लोरीन, मत कहना हीलियम, नोबल गैसेस को इस चीज़ से बाहर रखेंगे क्योंकि वो स्टेबल है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन हमारा क्या होगा, सबसे छोटा एटम होगा। आई होप आपको वेरिएशन समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है, टाइप्स ऑफ रेडियस एंड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको टाइमली चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को भी समझ सके, तो आपको ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचे और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको, ठीक है। अगर सब कुछ समझ आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। और कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।